इस फोटो में सबसे ज्यादा खुशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को होनी चाहिए थी कि उनकी सरकार को सपोर्ट करने के लिए एक और दल 40 विधायकों के साथ एनसीपी को तोड़कर उनके साथ आ गया है। लेकिन एकनाथ शिंदे की हवाएं उड़ी हुई हैं। इनको देखकर लग रहा है कि अजीत पवार की एंट्री का कार्यक्रम कम और शिंदे का एग्जिट कार्यक्रम ज्यादा है। शिंदे 40 विधायक लेकर बीजेपी के पास गए थे। अब बीजेपी को 40 विधायक वाला दूसरा ग्राहक मिल गया है। अजीत पवार नाम के 40 विधायक वाले ग्राहक के पास कोई खास डिमांड भी नहीं है। अजीत पवार बस इतना चाहते हैं कि उनके लोग मंत्री बन जाएं, वो डेप्यूटी सीएम बन जाएं, जो कि बन गए हैं। अब मन में मुराद बस इतनी है अपने विधायकों और अपने ईडी के केसेस खत्म कराने की, और वो भी देर सवेर खत्म हो ही जाएंगे। शिंदे के पास 40 विधायक हैं, बीजेपी के पास 105 विधायक हैं। तो फिर आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का पापा कौन हुआ? बीजेपी हुई। मतलब जब फादर ऑफ द मेजॉरिटी है, मतलब जब बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं, तो फिर मुख्यमंत्री किसका होना चाहिए? बीजेपी का होना चाहिए। लेकिन है किसका? है शिंदे वाली शिवसेना से खुद शिंदे का। विश पीकर बीजेपी ने फडणवीस को डिमोट करके डेप्यूटी सीएम बनाया हुआ है। बीजेपी अब मजबूरी का बोझ बहुत दूर तक ढोने के मूड में नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूज चैनलों में अगर एक आउटपुट हेड को निकालना होता है तो फिर उसी के समकक्ष दूसरा आउटपुट हेड बिठा दिया जाता है। पहले वाले से काम धंधा छीन लिया जाता है तो पहले वाला अपने आप ही भाग खड़ा होता है। यही हाल शिंदे का होने वाला है। ये तय है कि दिल्ली में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे का नारा लगवाकर शिंदे बीजेपी के सहारे तो खड़े रह नहीं पाएंगे। अब अगर ज्यादा मित्रवत रहेंगे, दुत्कारने से भी नहीं जाएंगे, तो शिंदे को सिंधिया बनाकर दिल्ली में बिठाया जा सकता है। जनता के बीच शिंदे वाली शिवसेना विश्वास खो चुकी है। बाला साहेब को धोखा देने वाले महाराष्ट्र की जनता को मुश्किल से ही चुनेगी। शरद पवार से धोखेबाजी करने वाले अजीत पवार को भी अगले चुनाव में बड़ा झटका लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको दूसरे नजरिए से भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में बीजेपी को 36% वोट मिले थे। अब सिचुएशन ये हो गई है कि अगर एनसीपी को जनता वोट देगी तो भी बीजेपी के पास जाएगा, अगर शिवसेना को वोट देगी तो भी बीजेपी के पास जाएगा, अब बीजेपी को अगर वोट देगी तो बीजेपी के पास जाएगा ही जाएगा। यानी अब महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी वोटरों के लिए कांग्रेस ही मजबूत पार्टी दिखाई देगी, जिसको वोट देने से वोट बीजेपी के पास नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में खत्म हो रही क्षेत्रीय पार्टियों से कांग्रेस को फायदा होगा। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रविकांत त्रिपाठी जी है, अशोक वानखेड़े जी है। अशोक सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बीजेपी ने अब ये जो माहौल बना दिया है, ये जो सिचुएशन बना दिया है कि अब एनसीपी को वोट देंगे तो भी बीजेपी के पास जाएगा, शिवसेना को वोट देंगे तो भी बीजेपी के पास जाएगा, और बीजेपी को वोट देंगे तो खैर बीजेपी के पास है ही है। तो इससे कांग्रेस वालों की क्या मतलब, क्या कांग्रेस की लॉटरी लग गई है क्या? कांग्रेस कुछ बोल भी नहीं रही है। अभी वही गलती की जो शिवसेना तोड़ते समय की, सारे भ्रष्टाचारी को इकट्ठा किया, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी इनके साथ आ सकते हैं। ईडी की पीड़ा से मुक्त होने के लिए लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाने को तैयार है। तो ये सारे भ्रष्टाचारी इधर आ गए। शरद पवार के पास जो रहे वो पाक साफ लोग रहे, और शरद पवार पार्टी के जन नेता है, उद्धव ठाकरे पार्टी के जन नेता है। ये जो गए हैं बीजेपी के साथ, ये पार्टी के मैनेजर थे। मैनेजर के सामने जब जननेता खड़े हो जाते हैं तो उनकी कोई औकात नहीं रह जाती। यही हालत है। महाराष्ट्र में 3 मैनेजर है अभी वर्तमान में, क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी को ऑटो रिक्शा सरकार कहते थे, 3 वाले सरकार। अब ये ऑटो रिक्शा सरकार इनकी खुद हो गई है। डबल इंजन की सरकार थी, क्या पता पड़ा, क्या ऐसा जरूरत था कि तीसरा इंजन पड़ा? क्या डबल इंजन लोड ले नहीं पा रहा था सरकार का? सरकार अल्पमत में नहीं थी, कोई अल्पमत में लाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। ऐसे में आपको क्या जरूरत थी? कोई समर्थन भी दे तो समर्थन लेते। समर्थन लेने में क्या हर्ज है? आप समर्थन देते जाइए बिना कंडीशन का। रातों रात उनको मंत्री बनाना, और मंत्री उन लोगों को बनाना जिनके ऊपर ईडी के केसेस चल रहे हैं, जो ईडी के पीड़ा से तकलीफ में है। हसन मुशर्रफ, उनके ऊपर अभी ईडी की रेड हुई है। सुनील तटकरे, छगन भुजबल, उसके बाद प्रफुल्ल पटेल, उसके बाद दादा खुद अजीत दादा पवार, ये सब ईडी के पीड़ित है। कल तक भ्रष्टाचार की मतलब ताज्जुब लगता है मुझे। अरे कुछ मन की नहीं तो जन की तो शर्म होनी चाहिए। सर, कांग्रेस को प्रधानमंत्री भोपाल में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की गारंटी देता हूं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार गिनाया उन्होंने, सिंचाई घोटाला।
उस सिंचाई घोटाला के जो हीरो है सुनील तटकरे और अजीत दादा, वो आज उनके मंत्रिमंडल में मंत्री है। तो प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं? 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल। क्या क्या मुझे समझ में नहीं आया। वो तो कह रहे थे कि अजीत दादा चक्की पीसेंगे, या तो अजीत दादा चक्की पीसेंगे नहीं दिखता है, ये दोनों मिलके चक्की पीसेंगे, महाराष्ट्र की जनता पीसी जाएंगी, यही बोल सकता हूं। तो सवाल ये है कि बीजेपी ने सोचा, जब आदमी दलदल में फंसता है तो हर जगह हाथ पैर मारता है कि कोई तो आधार मिले ताकि दलदल से बाहर निकले। उन्होंने एक तरफ एकनाथ शिंदे का आधार लिया तो वो जाके खंडे पे बैठ गया तो और दलदल में फंसने लगे। दूसरी तरफ अजीत पवार का हाथ पकड़ लिया, ये भी जाके उनके खंधे पे बैठ गए और दलदल में फंस गए। बीजेपी का स्टेक बहुत बुरा है। बीजेपी बहुत बुरी दलदल में कैसे फंस रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का तो एक मानना है कि महाराष्ट्र में हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, एकनाथ शिंदे के साथ जो किया सो किया, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस, मैं जानना चाह रही हूँ, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। 2020 में उल्टा था, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। क्या देवेंद्र फडणवीस अपना ये जो डिमोशन हो गया है उनका, ये कब तक सहन कर पाएंगे? नहीं, ये उनके हाथ में थोड़ी है। ये तो दिल्ली के ईश्वर तय करेंगे कि इनको कब तक अपमानित करना है। और कोई अपमानित होने के लिए लाइन में लगा हुआ है कि आइए मुझे अपमानित करिए, रोज अपमानित करिए, उसको क्यों नहीं छोड़ेंगे? आज दिल्ली ने दिखा दिया कि महाराष्ट्र होगा बड़ा राष्ट्र। महा जोड़ने से राष्ट्र महाराष्ट्र नहीं होता, वो दिल्ली के नीचे ही काम करेगा और हमारे पैरों के नीचे काम करेगा, कदमों के नीचे रोन डालेंगे तुमको। आज महाराष्ट्र से गुजरात प्रोजेक्ट जाते हैं, ये दोनों बोलने के लायक नहीं है। अब इसमें तीसरा जुड़ गया, जो भी टाली बजाएगा बोल नहीं पाएगा। महाराष्ट्र से ऑफिसेस कार्यालय जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे गुजरात में, उस पर ये टालियां बजाने के लिए मजबूर है, कुछ बोल नहीं रहे। क्या महाराष्ट्र देख नहीं रहा है? क्या दो गुजरातियों का प्रताड़ना पूरा महाराष्ट्र झेल रहा है? क्योंकि कुछ चंद सत्ता के लालच के चक्कर में कुछ लोग उसको सहन कर रहे हैं। तो सर ताली किसकी लॉन्ग टर्म बजने वाली है, शिंदे की कि अजीत पवार की? ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में। कोई नहीं, अजीत पवार और इनका भी। अब अजीत पवार तो वापस चला जाएगा, अजीत पवार तो वापस चले जाएंगे, अपने चाचा के पास चले। कई बार आए, कई बार गए, माफी मांग लेंगे। पार्टी के लोग भी कहेंगे माफ कर दो, अपने ही है, क्या करें। ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं सर? क्योंकि इसके पहले भी कई पोस्टर्स भी लग चुके हैं अजीत पवार के जो आप अजीत पवार को मुख्यमंत्री बता रहे हैं। और अजीत पवार इसके पहले एक बार उद्धव ठाकरे ने जब ये बात कही थी कि आपको अपने चाचा का पर ध्यान देना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम भी ध्यान देंगे, जैसे राज ठाकरे अपने चाचा बाला साहब ठाकरे का ध्यान देते थे। तो वो तो बिल्कुल सबको पता है कि राज ठाकरे ने तो अलग संगठन बनाया ना, महाराष्ट्र निवारण सेना। अजीत पवार का गुस्सेला व्यवहार, अजीत पवार का शॉर्ट टेम्पर होना, इसलिए कभी उन्हें मुख्यमंत्री पद पे जगह नहीं मिलेगी, ये तय है। शरद पवार इसीलिए उनको अवॉइड करते थे। शरद पवार को पता था कि ये 2 मिनट के अंदर क्या बोल देंगे, किससे गुस्सा हो जाएंगे। ये एक मुख्य कारण था। और वो तो अध्यक्ष बनना चाहते थे, उनको अध्यक्ष इसीलिए नहीं बनाया था, वो तो अपनी पार्टी नहीं डूबेंगे। आज बिना अध्यक्ष होते हुए, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए चले गए पार्टी लेके। और जो पार्टी लेके चले गए तो उसमें कौन लोग गए? प्रफुल्ल पटेल, जिनके सबसे ज्यादा विश्वास होते शरद पवार के। क्या करेंगे? शरद पवार का साथ देंगे या जेल जाएंगे या प्रॉपर्टी जब्त करवाएंगे? ईडी की नोटिस उनके हैं। हसन मुशर्रफ, जिसको उंगली पकड़ के राजनेता बनाया कोल्हापुर में, वो क्या करेंगे? साहब की उंगली थमनाते रहेंगे या जेल जाएंगे? तो ये ईडी के डर से, जेल जाने के डर से इकट्ठा हुए लोग हैं। ये कोई राजनीतिक विचारधारा के नहीं है। 4 दिन पहले जो बीजेपी के महंगाई के ऊपर और बीजेपी ने कैसा सत्यानाश किया देश का, ये बोलने वाले अजीत पवार अब कहते हैं कि विकास की राजनीति करेंगे। कौन सा विकास करा है वो बता दें। अभी तक 2 दिन पहले तक तो विकास कर नहीं रहा था बीजेपी, अब एकाएक मोदी जी विकास करने लगे। एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाए थे कि अजीत पवार की वजह से हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें कहा कि अजीत पवार जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो बिल्कुल हमारे को कोई मदद नहीं की, सिर्फ एनसीपी के वालों को मदद कर रहे थे। अजीत पवार की वजह से ये गठबंधन टूट रहा है, वो शिवसेना से अलग हो गए। आज उसी अजीत पवार को गले लगने के लिए मजबूर है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, चेहरा देखने लायक था मुख्यमंत्री का जब अजीत पवार आए थे। उसके बाद जब पार्टी टूटी तो उन्होंने कहा कि हमने शिवसेना को मैसेज भेजा था उद्धव ठाकरे को
कि हम सारे के सारे लोग सर आपके पास आने को तैयार है, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के निजात पाइए, इनको छोड़ दीजिए, हम आपके साथ हैं, हम सरकार बना देंगे। आज उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस को इन्होंने गले लगाया। तो जबान में हड्डी नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि जनता मूर्ख है, भेड़ बकरियां हैं, जो चाहे बोले लोग समझ जाएंगे। लोग समझते हैं कि आप क्यों गए, आप उनके विकास के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए नहीं गए, उस अंतिम व्यक्ति के लिए नहीं गए जिसका भला करना है। महाराष्ट्र का विकास तो छोड़ ही दीजिए, उसकी तो बात ही मत करिए। आप सत्ता का मक्खन खाने के लिए गए, आप अपने क्योंकि दिल्ली वाला बार बार आपका भ्रष्टाचार गिना रहा है और अंदर करने की बात कर रहा है। वो आपको ये बता रहा है या तो उधर रह के जेल जाओ या मेरे पास आके सत्ता भोगो। तो सत्ता भोग रहे साथ में आके, क्या जनता समझ नहीं रही है? यही कारण है कि उसके बाद एकनाथ शिंदे जाने के बाद कितने चुनाव एकनाथ शिंदे ने जीते, सारे बाई इलेक्शन हारे, विधान परिषद इलेक्शन हारे, नगर पालिका ये जो म्यूनिसिपल ये मंडी कृषि उपज मंडी की सारे टुकड़ा साफ हो गया। ये समझ रहे हैं कि जनता हमारे साथ नहीं है। सर एक तस्वीर देखी थी जिसमें एकनाथ शिंदे बिल्कुल अलग थलग बैठे हुए थे, उनका मुंह बिल्कुल धुआं धुआं दिखाई दे रहा था, तो वो क्यों था? वो तो उनके लिए तो चेक हो गया। कल तक एकनाथ शिंदे भी गुर्राते थे, तुम्हारे 106 है तो क्या हुआ, मेरे 41 ने तो सरकार बनाई, मैं मुख्यमंत्री हूं। अब उनके ऊपर चेक आ गया दादा का। एकनाथ जी आप तमीज में रहिए, आप छोड़ के जा सकते हो, जा सकते हो, हमारे पास 40 दूसरे हैं। इधर दादा को भी एक चेक हो गया कि दादा आप आए हैं, तमीज से रहिएगा, ज्यादा आप दादागिरी दिखाएंगे तो एकनाथ शिंदे है यहाँ पे, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें हमारी जरूरत थी। बीजेपी इन दोनों को चेकमेट में लगा उलझाई हुई है, लेकिन इस पूरे उलझाने में आप जिस फंदी पे बैठे उसको काट रहे हो, ये नहीं देखा आपने। बीजेपी का क्या हो रहा है प्रज्ञा, ये देखो महाराष्ट्र में, यदि ये 40 लोग साथ में रह के चुनाव लड़ते हैं तो 40 उनके और 40 उनके, बीजेपी को 80 सीटें छोड़नी पड़ेगी। क्या बीजेपी 80 सीट छोड़ने के लिए तैयार है आज के डेट में? जो बीजेपी के वर्कर जो 80 सीटों में दिन रात मेहनत करके विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो साथ देंगे? बीजेपी में महाराष्ट्र में ओरिजिनल बीजेपी कम हो गई और बाहर की बीजेपी ज्यादा हो गई। ये गोवा जैसा हाल हो गया। गोवा में 12 मंत्री हैं, उसमें से 2 बीजेपी के और 10 बाहर के हैं। 40 इनके विधायक हैं, 40 उनके भी विधायक है। अब ये भी तो सवाल है कि बीजेपी किनका तोहफा ज्यादा प्यार से कबूलना चाहती है। सवाल ये है कि बीजेपी ने तो दोनों पे हाथ रख दिए, जिससे हाथ उठाएगी तो लोगों के बीच में और जाएगा कि इन्होंने विश्वासघात किया। इसलिए बीजेपी की मजबूरी है इन दोनों को ढोना। अशोक सर, रविकांत सर के पास चलते हैं। रविकांत सर के पास चलते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रविकांत सर, ये बताइए, तोड़ो फोड़ो की जो राजनीति चल रही है, इससे सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी का हो रहा है? देखिए प्रज्ञा जी, मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर देखूं तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा उन प्रादेशिक नेताओं से और उनके राजनीतिक दलों से डरती है जो अस्मितावादी राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र में उनको डर किसका है? शिवसेना का भी है और एनसीपी का भी। शरद पवार मराठा क्षत्रप हैं और भाऊ जिसके बारे में बराबर कहते रहते हैं कि सतारा की रैली में बारिश में भीगते हुए जब शरद पवार ने बोला तो उसके बाद उस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। शरद पवार उस कद के नेता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि शिवसेना को तोड़ना और फिर एनसीपी को तोड़ना, बीजेपी की वो पॉलिटिक्स है कि जहां तोड़ फोड़ करके इन अस्मितावादी राजनीतिक दलों को खत्म कर देना, उनको अविश्वसनीय साबित कर देना और सामने रखना उस कांग्रेस पार्टी को जिसको वो अभी बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो शायद भूल गए हैं कि उसी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में राहुल गांधी अभी एक अखबार के सर्वे में घोषित हुए हैं। मुझे नहीं पता, वो भाऊ ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का जनाधार किस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि वो इन राजनीतिक दलों को समाप्त कर दें। वो बंगाल में भी ममता बनर्जी को समाप्त करना चाहते हैं। वो बिहार में जेडीयू के बारे में तो कह ही दिया वहां के मोदी ने, सुशील मोदी ने, कि अब यहां भी ये होगा। तो वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपका दांव सफल नहीं होता, कई बार वो उल्टा हो जाता है। और महाराष्ट्र की राजनीति में खास करके ये दिखाई पड़ता है कि जहां मराठा क्षत्रप
शरद पवार राजनीति करते रहे हैं, जहां उद्धव ठाकरे या उनके पिता बाला साहब ठाकरे वो हिंदुत्व और मराठा अस्मिता की राजनीति करते रहे हैं, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही न ले डूबे। और उस डर के साए में आज भी वो जी रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वहां चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। जो अभी भाऊ ने कहा कि उद्धव ठाकरे के बेटे की जो रैलियां हो रही हैं, जिसमें अपार जनसमूह आ रहा है, और जो सिंपैथी महाराष्ट्र के लोगों की इन राजनीतिक दलों के बारे में बन रही है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी विद डिफरेंस के नारे के साथ आई थी, और 2014 में मोदी जी ने जो वादे किए थे कि अच्छे दिन लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, वगैरह वगैरह, उसका क्या हुआ? जी। लोग आज टमाटर खा रहे हैं ना, 140 रुपए किलो में अभी लेके आया हूं। तो क्या वही नमक रोटी पर फिर आ जाएंगे लोग? अब तो जो दे रहे हैं 5 किलो राशन, वो क्या करेगा उसको? उस 5 किलो अनाज को क्या ऐसे ही उबाल करके खाएगा? उसमें भी 1200 रुपए का सिलेंडर है, तो कैसे उबाल करके खाएगा? ये जो हालत मोदी जी बना दे रहे हैं, ऐसे में जो आप घोषित तौर पर कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, इनको हम जेल में भेजेंगे, फडणवीस साहब कह रहे हैं कि वहां पर गारंटी ली चक्की थी पीसेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई करने की, गारंटी ली थी मंच से अब खड़े लोगों को होकर समझ में आ रहा है ना कि गारंटी किस बात, गारंटी इस बात की है कि आप हमारे साथ आ जाओ, सत्ता की मलाई खाओ, इस बात की गारंटी है। अगर उधर रहोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। असली गारंटी तो मोदी जी ने ये दी है। अब जनता क्या गारंटी देती है, ये 2024 में देखेगा। उसके पास बिल्कुल भी तो गारंटी है। यही सवाल मेरा अशोक सर भी है। सर, ये मैं जानना चाह रही हूँ कि जनता किसको गारंटी देती है। रविकांत सर का सवाल ये बहुत वाजिब है, क्योंकि एक तरफ तो एनसीपी के दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ तो अजीत पवार कहते हैं कि हम एनसीपी के चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे, और एक तरफ शरद पवार कहते हैं कि हम इस चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो दो फाड़ हो गई है, अब इसका क्या होगा? सर म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। वही होगा जो शिवसेना के साथ हुआ। ये मामला कोर्ट जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इलेक्शन कमीशन कैसा बिहेव करता है सारी दुनिया को पता है। फिर शरद पवार के पास से घड़ी भी चली जाएगी, नाम भी चला जाएगा। शरद पवार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पार्टी उन्होंने खड़ी करी थी, फिर पार्टी खड़ी हो जाएगी। शिवसेना तो बिना सिंबल के भी उद्धव ठाकरे की आज सबसे आगे है। शिवसेना, देखिए, धनुष्य बाण मिलने से काम नहीं होगा। धनुष्य बाण चलाने की औकात होनी चाहिए। धनुष्य बाण तो शिवजी का था, रावण से लेके तमाम लोग उठा नहीं पाए। जनक ने तो सबको बोला था उठाओ, लगाओ प्रत्यांचा, राम ही उठा पाए। धनुष्य बाण सामने होने से उसका मालिक कोई नहीं होता। धनुष्य बाण हाथ में होने से कोई नहीं होता। बाण तुनीर पे चढ़ा के लगाने की और निशाना लगाने की औकात चाहिए, जो औकात दिखाई नहीं देती। जो बाण चढ़ भी रहे तो निशाने पे नहीं लग रहे, लगातार मार खा रहे हैं। और सिंबल क्या होता है? कांग्रेस की सिंबल कई बार हमने बताया, कांग्रेस तो कहां से बैल जोड़ी से शुरू हुई, पंजे पे आके टिकी है। बीच में गाय बछड़ा भी आ गया था। सवाल है जनता किसके साथ है। सवाल है जनता यदि तुम्हारे साथ है, जनता कांग्रेस के साथ है, तो कर्नाटक में 80 गालियां भी काम नहीं आई, बजरंग बली का नाम भी काम नहीं आया, तमाम विकास काम नहीं आए, तथाकथित विकास, तमाम जो पैसे बांटे गए वो काम नहीं आए, सब कुछ हार गया। हिमाचल में सब प्रयास किया। हम अक्सर मोदी मीडिया या बाकी को देख के हम भी कई बार ऐसी मनधारणा कर लेते हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। 2018 से लेकर 2023 तक, कर्नाटक चुनाव तक, इस देश में 31 राज्यों के चुनाव हुए। उन 31 राज्यों में सिर्फ 6 राज्यों में बीजेपी जीती है, बाकी राज्यों में जुगाड़ सरकार है। जुगाड़ सरकार एक राजनीतिक कलाबाजी नहीं है। ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के हथियारों से सर, की हुई। इसमें दो बातें कही जा रही है। एक तो ये बात कही जा रही है कि शरद पवार अपनी विरासत के रूप में उनकी जो पार्टी है वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंपना चाह रहे थे, जिस बात से नाराज थे अजीत पवार। आज नहीं तो कल इस बात को लेकर बगावत करते, रोटी पलटने वाला बयान भी दिया था। मैं वो क्यों, उसका क्या मायने होगा वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और उसके बाद एक बात ये भी कही जा रही है दूसरी तरफ कि अजीत पवार को डर था सीबीआई ईडी का, इसलिए वॉशिंग मशीन ही एक अकेला उनको एक दिखा ऑप्शन, इसीलिए उन्होंने वॉशिंग मशीन में अपने आप को धुलना बेहतर समझा। देखिए,
अजित पवार को जितना मैं जानता हूँ, अजित पवार से व्यक्तिगत भी बात हुई है, अजित पवार हमेशा राज्य की राजनीति में रहे हैं। उनको एक बार सांसद बने लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल रहे, वो दिल्ली की राजनीति करना नहीं चाहती। सुप्रिया सुले राज्य की राजनीति नहीं, वो दिल्ली में रहना चाहती है, ये भी उतना तय है। तो जब राष्ट्रीय स्तर पे सुप्रिया सुले को उन्होंने पद दिया तब अजित पवार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। सुप्रिया ने ये भी कहा कि मैं भले ही कार्यकारी अध्यक्ष हूं लेकिन महाराष्ट्र में मैं दादा के अंडर काम करूंगी, ये भी वक्तव्य उन्होंने किया। दादा को पार्टी का अध्यक्ष बनना था क्योंकि दादा को पूरी पार्टी लेके बीजेपी में जाना था, क्योंकि दादा बहुत दिनों से ईडी से पीड़ित थे, उधर छगन भुजबल पीड़ित थे और ईडी के लिए शरद पवार कोई मदद नहीं कर पाते, उन्होंने देख लिया। अनिल देशमुख 1-1.5 साल जेल में रहे, नवाब मालिक अभी भी जेल में है, देशमुख बड़े मुश्किल से छूटे। देशमुख पे जो आरोप है 100 करोड़ इकट्ठा करने के, उसके बारे में जिस अधिकारी ने आरोप लगाए उन्होंने खुद न्यायपालिका को एफिडेविट देके कहा कि ये बातें मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे मैंने कहा था कि 100 करोड़ कलेक्ट करके देना है। 100 करोड़ का आरोप था, 4.5 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन हुआ और 1 करोड़ 25 लाख रुपए का आरोप पत्र बना अनिल देशमुख का। अनिल देशमुख को जमानत देते हुए जज ने कहा कि इन पे केस बनता कहाँ है। वही हालत संजय राउत की हुई जी। तो सर आप एक लास्ट रिएक्शन इस बात पर जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा, एनसीपी का भविष्य क्या है महाराष्ट्र में? आगे क्या बाजी पलटने वाली, अगर गोदी मीडिया की भाषा में बात करें, कौन सा तख्ता पलट जाएगा, कौन सी बाजी पलट जाएगी? फिर रविकांत सर के पास लेंगे। जो मास्टर स्ट्रोक कहते हैं वो मास्टर ब्लंडर साबित होगा। मास्टर ब्लंडर साबित होगा। यस, मास्टर स्ट्रोक जो शिवसेना तोड़ने का मास्टर ब्लंडर साबित हुआ, वही मास्टर ब्लंडर यहां साबित होगा। ये जो बूढ़ा शेर है 70 साल 72 साल वाला, जो कैंसर से पीड़ित है, जो ठीक से बोल भी नहीं पाता लेकिन हुंकार भरता है, उसकी हुंकार ही इतनी काफी है कि आज सुबह 7:30 बजे घर से निकल गए, अपने गुरु के जो समाधि स्थल था वहां आशीर्वाद लेकर फिर से एक नई शुरुआत करने की बात कही है। और जो सातारा में अभूतपूर्व स्वागत हुआ वो याद दिलाता है, जो अभी रविकांत जी ने याद दिलाया, वो बरसात वाला भाषण। शरद पवार पे हमला, ये महाराष्ट्र के अस्मिता पे। फिर मैं थोड़ा सा 30 सेकंड लूंगा प्रज्ञा। हाँ जी, शरद पवार पूरे महाराष्ट्र के नेता नहीं है। शरद पवार का वजूद पश्चिम महाराष्ट्र में, कोई उन्हें 4 जिले के नेता कहता है, कोई इतने 3 जिले का नेता कहता है, लेकिन शरद पवार को पूरा महाराष्ट्र जानता है और शरद पवार पूरे महाराष्ट्र को जानते हैं। तो जहां शरद पवार के पार्टी का वजूद नहीं है, वो लोग भी शरद पवार के साथ खड़े हो जाते हैं। जब शरद पवार पे हमला होता है फिर वो महाराष्ट्र के अस्मिता पे हमला है। हमला करने वाला कौन है? गुजराती है। गुजरात की और महाराष्ट्र की बहुत पुरानी अदावत है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब मराठा साम्राज्य के लिए धन की कमी थी तो 2 बार सूरत पे हमला करके सूरत लूटी थी। और सूरत मुगलों का नाक हुआ करती थी, व्यापारिक कैपिटल थी, आर्थिक कैपिटल थी मुगलों की। तो सूरत जो मुगलों के जमाने में औरंगजेब की सूरत जो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने लूटी, उसका बदला अब नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। महाराष्ट्र को लूट लूट के महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जो केंद्र के कार्यालय है वो लेके जा रहे हैं। मुंबई को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से अलग करने की बात हो रही है, क्योंकि मुंबई पे ही झगड़ा हो गया था जब गुजरात बना। तब गुजरात मुंबई छोड़ने को तैयार नहीं था और महाराष्ट्र मुंबई पे सत्ता अपनी पकड़ के बैठा हुआ था। 107 लोग मारे गए, 107 लोगों के शहादत पे मुंबई महाराष्ट्र को मिली है। ये संयुक्त महाराष्ट्र जो है, इसकी राजनीति, इसका जो फॉर्मेशन है वो एक खून से सींची गई है, लोगों ने अपनी जानें दी है। इस महाराष्ट्र पे गुजरात ऐसे ही कब्जा नहीं करेगा। तो गुजराती वर्सेस मराठी सेंटिमेंट की लड़ाई है ये मराठी अस्मिता की लड़ाई है। गुजरात में जैसे नरेंद्र मोदी पूजे जाते हैं, चाहे मोदी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन सर जहां पर कुछ काम नहीं आता वहां तोड़ो फोड़ो नीति काम आ जाती है। कहां तोड़ो फोड़ो नीति? गुजरात आपने बंगाल में तोड़ा था, 32-34 एमएलए तोड़े थे, उसमें से बीजेपी के साथ गए हुए 32 हार गए, 2 जीत गए। कर्नाटक में तोड़ो फोड़ो किया था, क्या हुआ? कर्नाटक निपट गए। जहां तोड़ो फोड़ो किया था लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, लोगों ने बेरंग घर में वापस भेज दिया है। लोगों को नहीं चाहिए गद्दारों, ये भारत भूमि गद्दारों को साथ नहीं देती।
ये भारत का इतिहास है, चाहे कर्नाटक का उठाओ, चाहे बंगाल का उठाओ, चाहे महाराष्ट्र का उठाओ, चाहे मध्य प्रदेश का उठाओ। आज मध्य प्रदेश में भाजपा किससे लड़ रही है? कांग्रेस से नहीं लड़ रही है। आज मध्य प्रदेश में भाजपा, जो ये महाराज भाजपा है, जो आए हुए कांग्रेस से, उनसे परेशान है। महाराष्ट्र में पूरे बीजेपी वाले परेशान हैं, जो बाहर से आए लोग इतने हो गए कि ओरिजिनल बीजेपी कहां जाए, कि नई पार्टी वो बनाए। ये स्थिति हो गई है, ये वजूद की लड़ाई है। इसलिए ये जो उन्होंने दूसरा प्रयोग किया, ये प्रयोग की परिणति वैसी ही होगी जो पहले प्रयोग की हो गई। ये 3 इंजन की सरकार नहीं, ये 3 पहिए का ऑटो हो गया अब। जी रविकांत सर, अशोक सर तो कह रहे हैं ये महाब्लंडर साबित होने वाला है, 3 पहिए का ऑटो। डेफिनेटली भाऊ से ज्यादा महाराष्ट्र को कोई नहीं जानता। अगर वो कह रहे हैं तो यकीनन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ घटित होने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं वो शायद इस बात को नहीं जानते। वो जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, या उसमें अब वहां के तो नए चाणक्य भाई देवेंद्र फडणवीस होंगे, वो जिस तरह से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। चमकाने के लिए कर रहे हैं, वो तो नीचे, मतलब उनका तो पद नीचे, वो तो मुख्यमंत्री रहा करते थे, आज उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब देवेंद्र फडणवीस के ऊपर क्या गुजरती होगी, क्या वो सपने में देखते होंगे, कैसे वो सो पाते होंगे, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। जो व्यक्ति पहले सीएम रहा, जिसको नितिन गडकरी के बिना पर सीएम बनाया गया, जो पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को चलाना चाहते थे, उनको डिमोट किया। वही उसी गुजराती उपनिवेशवादियों ने किया ये सब। तो देवेंद्र फडणवीस के साथ भी थोड़ी सिंपैथी होगी लोगों की, लेकिन जो वो कर रहे हैं उसमें तो और लोगों को लग रहा है कि साहब उनके प्यादे बने हुए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस कौन है? गुजरातियों के प्यादे हैं। और वो जिस तरह से महाराष्ट्र को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और ये जो 3 पहिए का ऑटो है, कब कहां पलट जाएगा किसको भरोसा है। अभी तो कम से कम 2 इंजन की सरकार चल रही थी, एक खराब हो गया लग रहा। और देवेंद्र फडणवीस को जाकर के वो ठीक ठाक दुरुस्त करना चाहिए। उसको दुरुस्त करने के बजाय आप जो तीसरा लगा रहे हैं, उससे तो और ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा है। अब आप क्या एनसीपी और शिवसेना को तोड़कर के सरकार चलाएंगे? बीजेपी की ये हालत हो गई है। 303 का बहुमत साहब लोकसभा में, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा चाणक्य, न जाने क्या क्या, वो तो पूरे महामानव हैं। उनको जब ये करना पड़ रहा है, तब आप समझ सकते हैं कि कितनी विवशता है नरेंद्र मोदी की। ये बेबसी आप देखिए, सत्ता कहीं चली ना जाए उसके लिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं हो रहा, ये 2024 के लिए हो रहा। लेकिन सर ये तो राजनीति में तो सब जायज है, साम दाम दंड पे डेफिनेटली जायज है। लेकिन राजनीति भारत की गांधी से भी निकल करके आती है ना सर, अंबेडकर और नेहरू से भी निकल करके आती है वो राजनीति। उस राजनीति को, और उसी गांधी के गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं। वो गुजरात नरेंद्र मोदी से नहीं पहचाना जाता है, गांधी से पहचाना जाता है। तो आप जो कर रहे हैं, और गांधी ने जो किया था, अरे मणिपुर का तो मां नहीं बोल पा रहे हैं आप। सर यहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं। जी ने भी कहा था कि तोड़फोड़ वाली राजनीति को तो मैं, ऐसी सरकार को तो मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अब उन्होंने जो कहा था, मोदी जी तो उन सबको परे कर चुके हैं। आज की भारतीय जनता पार्टी न तो आरएसएस की बची है, ये विशुद्ध मोदी जी की पार्टी है, जिसमें कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, एनसीपी के हैं, शिवसेना के हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के हैं, तमाम और दूसरे राजनीतिक दलों के हैं। तो मोदी जी ने तो अपनी भाजपा बना ली है। अब उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा है, उनका तो उन्होंने जो किया था वो हमने देखा ना उनकी मौत के बाद। इतना हास्यास्पद तमाशा तो कोई नहीं करता अपने पुरखे के साथ जो उन्होंने किया। केवल आपको ब्रांडिंग के जरिए चुनाव जीतना है और आप पुरखे को अपमानित करते रहेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि भारत की संस्कृति में ऐसा कुछ होता है। कभी ऐसा हुआ हो तो कोई उदाहरण आपको दिखता हो तो बताएं आप मुझे। पब्लिक जो है वो सब देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं, और वो वक्त पर जवाब देती है। ये 24 के लिए कर रहे हैं लोग, 24 का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये कि असल में होता क्या है। बिल्कुल, अब ये तस्वीर तो 24 में ही साफ हो पाएगी, लेकिन लोगों की नाराजगी जरूर दिखाई देगी, ऐसा लग रहा है। जैसे अशोक सर की बातें हमने सुनी, उनकी बातों को सुनकर लग रहा है कि लोगों की नाराजगी जरूर होगी। अशोक सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रविकांत सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।